हे दोस्तों, मैं चार्ली हूँ और आज के वीडियो में सोल प्रॉपर्टीज के बारे में एक पूरा प्रेजेंटेशन दूंगा और उनके बारे में जो आपको जानना जरूरी है। तो अगर आप एक नए बिजनेस ओनर हैं तो आप शायद सोच रहे होंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप और एलएलसी, एस कॉर्प, सी कॉर्प जैसी चीज़ों में क्या अंतर है। शानदार खबर ये है कि आप एक सोल प्रॉपर्टीज के साथ अपना बिजनेस तुरंत शुरू कर सकते हैं। ये वो डिफॉल्ट बिजनेस एंटिटी है जो आपको आप जानते हैं ऑटोमेटिक तौर पर असाइन किया जाता है। सही, जब आप अपने बिजनेस साइड हसल से पैसा कमाना शुरू करते हैं तो ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। हम सारे अलग अलग स्टेप्स को देखेंगे जिससे आप अपने सोल प्रोप्राइटरशिप को सेटअप करके और भरोसेमंद तरीके से हैंडल कर सकते हैं। हम प्रोज और कॉन्स को देखेंगे, फिर ये भी देखेंगे कि क्या आप लोगों के लिए एक एलएलसी स्कॉप या दूसरे प्रकार की बिजनेस एंटिटी को सेटअप करना समझदार होगा या नहीं। अगर आप सोल प्रॉपर्टीज के बारे में इतना कुछ नहीं जानते तो ये वीडियो आपके सारे सवालों का जवाब देगा, और अगर नहीं हुआ तो आप बिना किसी परेशान के नीचे अपने सवाल लिख सकते हैं और मैं अपनी तरफ से उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। ये सारे रिसोर्सेज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं उन्हें डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या होता है एक सोल प्रोप्राइटरशिप। एक सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा व्यवसाय है जो एक व्यक्ति के द्वारा संभाल लिया जाता है और जो किसी भी व्यक्ति के पास है वो उसका मालिक होता है। तो मान लीजिए मैं बाहर जाता हूँ और मैं कुछ काम शुरू करता हूँ, आप जानते हैं जैसे कि सोफा पलटना। अगर मैं ये करता हूँ और मुझे पैसा कमाना शुरू होता है तो मुझे खुद एक सोल प्रोप्राइटर कंसीडर किया जाता है। इसके लिए कोई फेडरल रजिस्ट्रेशन की आवश्यक नहीं होता है, लेकिन आप EIN प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। आपके व्यवसाय से आने वाला कारोबार के सभी लाभ व्यक्तिगत आय कर के रूप में काटे जाएंगे, तो ये सब आपके द्वारा गुजारा जाता है। तो मूल रूप से जब ये बात सामने आती है, एक सोल प्रॉपर्टीज वो डिफॉल्ट बिजनेस एंटिटी है जिसका आप ऑटोमेटिक तौर पर हिस्सा बनते हैं। जब आप पैसा कमाना शुरू करते हैं, ये एक ऐसी कोई क्रिया नहीं है जो आपको सच में करनी पड़ेगी सोल प्रॉपर्टीज को पाने के लिए। यह बस वही बिजनेस टाइप नेम है जो डिफॉल्ट है। हाँ, जैसे मैंने कहा, सोल प्रॉपर्टीज को किसी भी विशेष पेपरवर्क की आवश्यकता नहीं होती, और अगर आप बिजनेस में अकेले हैं और एक सोल प्रॉपर्टर के रूप में कंसीडर होते हैं तो ये शानदार खबर है कि जो भी लाभ आप कमाते हैं वो सीधे आपके पास जाएगा और आपको आप जानते हैं किसी अन्य शेयर होल्डर के साथ या किसी तरह का शेयर नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं अलग अलग तरह के सोल प्रोप्राइटर्स के बारे में। तो मूल रूप से ये कोई भी बिजनेस हो सकता है। सही, तो आप इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, आप क्रिएटिव काम कर सकते हैं, आप एक ब्रिक एंड मोटर बिजनेस भी चला सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका बिजनेस इतना बड़ा है तो शायद समझदारी होगा कि आप एक LLC या एस कॉर्प बनाएं। अगर आप फ्रेंचाइज हैं या आपके पास लोग हैं जो साइड हसल कर रहे हैं, आप जानते हैं चीज़ें बेच रहे हैं, लगभग सभी व्यवसाय जो आप कर सकते हैं वो अब एक सोल प्रोप्राइटर्स बना सकते हैं। आपके पास मूल रूप से अपने व्यवसाय पर पूरा नियंत्रण होता है। सही, आपके पास एक ही CEO है और ये काम अकेला मालिक व्यवसायों के लिए बहुत अच्छा काम करता है जिन्हें लाभ या संपत्ति का भाग नहीं करना पड़ता। हाँ, ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर आप अपने आप हैं और आपका व्यवसाय बना रहे हैं। इसके अलावा आपको एक व्यवस्था प्रस्तुत करनी होगी और किसी भी आय या लाभ पर कर भुगतान करना होगा। ये आपकी व्यक्तिगत कर व्यवस्था पर होगा। हमें इसके बारे में बाद में अधिक चर्चा करेंगे। और एक सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ, जैसे कि एक LLC कॉर्प के साथ, चाहे जो भी हो, आप जितने भी लोगों को भी रखते हो और आप जैसे भी व्यवसाय होता है जो आपके नाम के आधार पर होता है, तो जैसे कि आप नाम के नीचे यदि ये समझ में आता है तो अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आप अपने सोल प्रॉपर्टीज को ऐसे सेटअप कर सकते हैं कि ये सहज तरीके से चले। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, आपके व्यवसाय को सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कोई वास्तविक पेपरवर्क नहीं होता, ये मूल रूप से होता है। तो हाँ, आप प्रैक्टिकली इसके फाइलिंग हिस्से को छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले कदम है बिना शक या व्यवसाय का चयन करना और संभवतः राज्य का साथ इसे दर्ज करना। आप देख सकते हैं कि क्या आपका व्यवसाय का नाम ट्रेडमार्क है। ये हमेशा अच्छा होता है, लेकिन बिना शक अगर आपका व्यवसाय बहुत ही छोटा है तो शायद आपको इसकी आवश्यकता ना हो।
लेकिन अगर ये कुछ ऐसा है जिसे आप बाद में बड़ा व्यवसाय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप USSPTO वेबसाइट पर जाकर देखिएगी कि क्या आपका व्यवसाय का नाम उपलब्ध है या नहीं। अगर नहीं है तो आप संभवतः कुछ और चुन सकते हैं, क्योंकि अगर ये पहले से लिया गया है तो वो कंपनी आपके खिलाफ कदम उठा सकती है, जो आपके नाम का उपयोग करने के लिए आपका पीछा कर सकती है, जो उनके नाम से बहुत ही सामान्य या बिल्कुल वैसी हो। अगर आपको एक ट्रेडमार्क प्राप्त करना है तो हमने नीचे एक लिंक छोड़ा है जहां पर आप एक ट्रेडमार्क प्राप्त करने का सबसे सस्ता तरीका देख सकते हैं। ये कुछ अच्छा पैसा नहीं लगता है, लेकिन यदि आप एक व्यवसाय बनाना चाहते हैं लंबा समय के लिए तो ये उसके लायक हो सकता है। अगली चीज़ जो आप करना चाहते हैं वो ये हो सकता है कि आप अपने DBA नाम को दर्ज करवाना चाहते हैं। तो अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, बिल्कुल मेरे लिए मेरा नाम चार्ली चैंग है, अगर मेरा व्यवसाय चार्ली चैंग के नाम से है तो मुझे DBA की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर मैं व्यवसाय करता हूँ जैसे कि चार्ली चैंग क्रिएटिव या कुछ ऐसा हो, तो मुझे अपना DBA नाम रखना चाहिए। DBA का मतलब होता है डूइंग बिजनेस आज, यानी कि व्यवसाय करने के रूप में। इसको FBN यानी कि फिक्शियस बिजनेस नेम भी जाना जाता है। हाँ, ये इसको अधिक स्वच्छ बना देता है अगर आप किसी प्रकार के व्यवसाय के तहत व्यवसाय कर रहे हैं। यह हमने नीचे लिंक छोड़ा है। अगर आपको DBA या FBN प्राप्त करना हो, यह प्रक्रिया भी काफ़ी सरल है। फिर भी ये पूरा अनिवार्य नहीं है, चाहे आप टेक्निकली सफल हो या नहीं। लेकिन यदि आपका व्यवसाय सचमुच छोटा है तो आपका समय इस पर लगाना मायने नहीं रखता। लेकिन सही तरह से और इस प्रेजेंटेशन के लिए अगर आप अपने नाम के अलावा कुछ और व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको वो DBA चाहिए होगा। अगला कदम ये होगा कि आप एक डोमेन नेम खरीद के अपने नाम पर दर्ज करें। अब एक वेब होस्टिंग का महत्वपूर्ण भी है, ये आपको मार्केटिंग में सहायक होती है। तो जो मैंने सुझाव दिया है वो ये है कि आप एक ऐसा डोमेन नाम खोजें जो आपके व्यवसाय के नाम के समान हो। आप सचमुच में आपका व्यवसाय अपने वेबसाइट के थ्रू ही मार्केटिंग करेंगे। ये वही जगह है जहां आपके संभव क्लाइंट या कुछ और व्यक्ति आपके काम को देख सकते हैं, शायद आपको बिलिंग भी कर सकते हैं या आपको संदेश भेज सकते हैं, ऐसी चीजें। अगर आप एक अच्छी वेबसाइट बनाने वाले प्लेटफॉर्म की खोज में हैं तो हम इसको बिल्कुल रिकमेंड करते हैं। ये बहुत ही सस्ता है, उनका एक मुफ्त प्लान है, लेकिन मैं बिना शक के भुगतान प्लान प्राप्त करने की सलाह देता हूँ, क्योंकि ये आपको एक कस्टम डोमेन नाम का उपयोग करने की अनुमति देगा, जो कि पूरा अनिवार्य है। अगर आप लोग एक पूरा विक्स ट्यूटोरियल चाहते हैं तो हम वो भी नीचे लिंक डाल देंगे। हमारे लिए आपको शायद उन सभी व्यावसायिक सर्टिफिकेशन के लिए दर्ज करना होगा जो आपको ज़रूरत है। व्यक्तिगत रूप से जब मैं शुरुआत में था तो मैंने ये नहीं किया। मेरे व्यवसाय जैसे कि मेरा फोटोग्राफी व्यवसाय, लेकिन अगर आप सचमुच प्रॉपर बनाना चाहते हैं तो आपको सही डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता है। कभी कभी उन्हें आपके लिए व्यवसाय बैंक खाता खोलने के लिए व्यावसायिक प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन कई बार उनको इसका आवश्यकता नहीं होती। आपको बस एक EIN नंबर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शक्ति व्यवसाय के लिए किसी भी अनुमति प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट की आवश्यकता हो सकती है। ये सचमुच आपके लोकेशन और बिजनेस टाइप पर निर्भर करता है, इसलिए मैं आपको अपनी खुद का शोध करने की सलाह देता हूँ। अगला कदम है आपको अपना EIN प्राप्त करना। EIN का अर्थ होता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और EIN के लिए प्राप्ति मुफ्त है। ये तेज और बहुत सरल है। आप एक ऐसे सेवा को भी भुगतान कर सकते हैं जैसे कि इनफाइल, जो ये काम आपके लिए कर सकता है। लेकिन अगर आप खुद करने का मन बना रहे हैं तो ये बिल्कुल आसान है। अब मैं ये कहूँगा कि सोल प्रोप्राइटर्स के लिए आपको किसी भी कर्मचारी या पेंशन योजना के बिना EIN की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपके पास कर्मचारी हैं या पेंशन योजना है तो आपका व्यवसाय शायद काफ़ी बड़ा है। और हाँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल कदम है। आप बस अपने ही नाम से एक अलग बैंक खाता बना सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी व्यक्तिगत चीज़ें अपने व्यावसायिक खर्चों से अलग कर सकते हैं। और ये हमें अगले कदम तक पहुंचाता है, जो है व्यावसायिक बैंक खाता खोलना। बिल्कुल सही, आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर हैं तो पैसा सीधा आपके व्यक्तिगत बैंक खाते में आ सकता है, लेकिन हाँ, एक व्यावसायिक निश्चित बैंक खाता होना बिना शक अच्छा होता है। और अगर आप अपने व्यवसाय को गंभीरता से लेना चाहते हैं
तो मैं डेफिनेटली सलाह देता हूँ कि आप अलग व्यावसायिक बैंक खाता खुलवाने की कोशिश करें। मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने की सलाह देता हूँ नोवो की। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ये सिर्फ आपके व्यक्तिगत खर्चों को आपके व्यावसायिक खर्चों से अलग करने के लिए होता है। अगर आप EIN बनाते हैं तो अच्छी बात है कि आप व्यावसायिक क्रेडिट बनाना शुरू कर सकते हैं और ये आपको व्यावसायिक कर्जा और वित्तों में मददगार हो सकता है। अगला कदम है आपको किसी भी प्रकार की हिसाब किताब प्रणाली होनी चाहिए। इसका कारण ये है कि आप सचमुच अपने व्यावसायिक या और कुछ खर्चे को ट्रैक करना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। हम बस क्विक बुक्स का इस्तेमाल करने की सलाह देता हूँ। फेसबुक भी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन अधिकांश लोग क्विक बुक्स को ही चुनते हैं। और हाँ, ये सबसे अच्छा तरीका है अपने सारे खर्चों को आसानी से ट्रैक करना और ऑर्गेनाइज्ड रखने का। इसे कारोबार के लिए किसी भी प्रकार के खर्च तैयार करने में भी आसानी होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको कारोबार बहुत छोटा है तो पैसा बिना शक आपके व्यक्तिगत बैंक खाते में आ सकता है, लेकिन आपको इसे अपनी आय के रूप में अपने व्यक्तिगत टैक्स में दर्ज करने की आवश्यकता है और उसके लिए आपको शेड्यूल CA के फॉर्म 1040 का उपयोग करना होगा। ये आपके व्यक्तिगत टैक्स पेमेंट का हिस्सा होता है, इसलिए आपको इस फॉर्म पर अपनी आय और व्यय को डालना होगा। यदि ये समझ में आता है, ये अलग एंटिटी नहीं है, ये आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आपके व्यक्तिगत कर प्रकाशन में है। हर एक अलग सोल प्रॉपर्टीज व्यवसाय के लिए आपके पास अलग अलग शेड्यूल C 1040 फॉर्म होंगे और उस फॉर्म पर आपको पसंदीदा व्यवसाय के लिए सारी आय और व्यय होंगे। तो बेसिकली ये है जो मैं LLC और एस कॉर्प सेटअप करने से पहले किया। मेरी बिजनेस इनकम 10 to 40 फॉर्म में थी। 7 और 9 वो है जो आपको बिजनेस इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ये सब आपके केस पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस या सर्विसेज किस प्रकार की हैं। फिर उसके बाद एम्प्लॉयज को हायर करना मैं इंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है मैंने अपना बिजनेस खुद से ही शुरू किया था एंड मैं काफ़ी समय से खुद पर ही काम कर रहा था। लेकिन एक खराब बात यह थी कि आप इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि आप टीम में काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप किसी की हेल्प जरूर लें। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के कंपैरिजन में एम्प्लॉयज हायर करना थोड़ा मुश्किल है, बट ये दूसरे लोगों का टाइम लेवरेज करके अपने बिजनेस को जल्दी ग्रो करने में हेल्पफुल है। स्टेप 11 का मतलब है कि आपको अपने जरूरी टैक्सेस भी पे करने होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमने अब सारे ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं, पर आज ए सोल प्रोप्राइटर आपको आपकी इनकम में से इनकम टैक्सेस भरने ही होंगे। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था, आपको शेड्यूल C यूज करना होगा फॉर्म 1040 से और आपको अपनी पूरी इनकम और सारे खर्चों की रिपोर्ट तैयार करनी होगी। और हाँ, यह एक लॉस भी दिखा सकता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो यह सब हमें करना होगा। यहाँ आपकी जॉब की पर्सनल इनकम या फिर किसी और चीज से भी हो सकता है और ये बहुत जरूरी है। आपको प्रोप्राइटरशिप बिजनेस टैक्सेस को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है। जो पेनल्टीज हैं वो काफ़ी सीवियर हैं, तो आप टैक्सेस भरना ना भूलें। और आपको IRS को ये भी प्रूव करना होगा कि ये आपका बिजनेस है, कोई हॉबी नहीं है। कुछ लोग फेक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी बना लेते हैं, जैसे कि फोटोग्राफी में वो काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स खरीद लेते हैं, वो उसे कुछ पैसे नहीं कमाते तो अपने फॉर्म 1040 में लॉस शो कर देते हैं। तो आप भी ये 1 या 2 साल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद IRS में पता लग जाएगा कि ये आपका एक्चुअल बिजनेस नहीं है, ये एक हॉबी है, तो वे इसको अलाउ नहीं करेंगे। आपने सोल प्रॉपर्टीज बिजनेस के साथ आपको फेडरल टैक्सेस भी भरने होंगे और आपको स्टेट इनकम टैक्सेस भी भरने पड़ सकते हैं। ये आपकी स्टेट पर डिपेंड करता है और वहाँ पर एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी है जो कि अभी 15.3% है और इसके साथ साथ कुछ लोकल टैक्सेस भी हैं। अगर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट कमाते हैं तो आपको एस्टिमेटेड क्वार्टरली पेमेंट्स भी करनी होंगी। तो इसलिए अपनी इनकम और एक्सपेंसेस यानी खर्चों को ट्रैक करने का ये एक बहुत ज़रूरी तरीका है। तो मैं दोबारा यही कहना चाहूँगा कि किसी भी बिजनेस के लिए रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपको सब रिसिप्ट साथ रखनी चाहिए। आपको ईमेल्स, इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स आदि सब को संभाल कर रखना चाहिए। आपको ये भी देखना चाहिए कि आपकी बैंक स्टेटमेंट इजीली देखी जा सकती है और आप चाहें तो उसकी एक कॉपी भी बनाकर रख सकते हैं। और हाँ, बुक कीपिंग सिस्टम सेटअप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप बिग बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते
तो आप हमेशा एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके फाइनेंसेस इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पर ज़्यादातर बिजनेस के लिए मैं क्विक बुक्स का एक बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर रिकमेंड करता हूं। तो अब हम बात करेंगे कुछ फायदे और नुकसान जो कि सोल प्रॉपर्टीज में देखे जाते हैं। तो इससे आप जान पाएंगे कि ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है या फिर नहीं। तो पहले हम शुरुआत करेंगे इसके फायदों से। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी स्टार्टअप कॉस्ट काफ़ी कम है, तो इसको कुछ ज़्यादा लीगल फीस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें कोई फाइलिंग फीस नहीं होती, इसमें कोई मिनिमम फ्रेंचाइज टैक्स भी नहीं होती। ये LLC और SS कॉर्प के साथ आता है और इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे। टैक्स डिडक्शन के लिए आपको LLC और S कॉर्प की ज़रूरत नहीं है। सो सिप की तरह कोई भी खर्चे जो बिजनेस से रिलेटेड हो शेड्यूल C से डिडक्ट किए जा सकते हैं और आपकी इनकम से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसका उद्देश्य ये है कि हमें अपनी नेट इनकम कम से कम रखनी है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे टैक्सेस भी कम हो जाएंगे। और हाँ, अगर आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप है और तो फिर आपके बिजनेस पर आपका ही डायरेक्ट कंट्रोल है। तो अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ भी कुछ है। पहली है पर पर्सनल लिएबिलिटी। तो जब आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप है तो आपकी और आपके बिजनेस में कोई लीगल सेपरेशन नहीं है। तो अगर आपका बिजनेस कुछ गलत करता है और किसी व्यक्ति के द्वारा लीगल एक्शन लिया जाता है तो आपके और आपके बिजनेस के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके साथ साथ आपके पर्सनल एसेट्स भी जब्त किए जा सकते हैं। अगर आपकी मॉर्टगेज में काफ़ी ज़्यादा इक्विटी है तो इसका असर उस पर भी देखा जा सकता है। अगर आपका एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको लीगल एक्शन का सामना करना पड़ सकता है तो LLC को चूज करना ही बेहतर ऑप्शन है। तो बिटकॉइन ये है, आपकी पर्सनल लाइफ आपकी बिजनेस से अलग नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट लेने में मुश्किल आ सकती है। अगर आप सोल प्रॉपर्टीज में हैं तो आपको कैपिटल की उतनी जरूरत नहीं है, पर आपकी जानकारी के लिए बताना होगा कि आप काफी छोटे लेवल पर ही बिजनेस बना पाएंगे। तो जब सोल प्रोप्राइटरशिप या LLC, S कॉर्प और पार्टनरशिप में क्या आपके लिए बेहतर है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं और आप अभी कोई पैसा ही नहीं कमा रहे हैं और कोई टाइप का बिजनेस कर रहे हैं जहां आपको स्यू नहीं किया जाएगा, तो ये आपके लिए सेफ है कि आप एक सोल प्रॉपर्टी चूज कर सकते हैं। अगर आप दो लोग साथ में काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपको पार्टनरशिप की जरूरत होगी। और अगर आपको पर्सनल लिएबिलिटी प्रोटेक्शन चाहिए और आपको टैक्स बेनिफिट्स का लाभ भी उठाना है तो LLC और S कॉर्प आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। मेरे हिसाब से आप में से ज़्यादातर लोग जो देख रहे हैं और अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छा ऑप्शन है। आपको अपना बिजनेस शेड्यूल C में फाइल करना है, और जब आप एक रियल बिजनेस बनाने लगेंगे जो आप ग्रो करना चाहते हैं तो आप अपने आप से सेपरेट हो सकते हैं। फिर आप LLC या S कॉर्प ले सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप $40,000 नेट प्रॉफिट हर साल कमा रहे हैं तो आपके लिए LLC एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जब आपको LLC मिलता है तो ये देख लीजिए कि वह S कॉर्प से टैक्स्ड है। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा, उसके बाद ही आपका बिजनेस S कॉर्प इलेक्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा आप अपने आप से एक S कॉर्पोरेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है, हमारे पास इन टॉपिक्स पर और भी काफ़ी वीडियोस हैं, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं और हाँ, और उनका प्रीफरेंस दे सकते हैं। आप एक अच्छी अमाउंट का बजट कर सकते हैं। अगर आप $40,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट कमा रहे हैं तो काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। LLC जो S कॉर्प की तरह टैक्स्ड हो पर जाने से आप 15.3% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तक नीचे आ जाएंगे, जो आप बचा सकते हैं। हम इस वीडियो में डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये बता दें कि ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से बहुत से लोग LLC और S कॉर्प में स्विच कर जाते हैं। अगर आपको LLC और S कॉर्प सेटअप करने के लिए एक डिटेल वीडियो चाहिए तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। एक बिजनेस ओनर होने के नाते आपको एक सोल प्रॉपर्टीज के बारे में जो जान लेना चाहिए वो हमने बता दिया है। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने बिजनेस नाम के लिए अपने नाम से ADVA फाइल करें और पैसा बनाना स्टार्ट करें। इसके बाद आप LLC या S कॉर्प बना सकते हैं और अपने बिजनेस को और प्रोफेशनल बना सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इसका रेफरेंस देने के लिए आप फ्री हैं, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी कुछ कवर किया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें
और ऐसा और कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब करें। ये सारा चैनल फ्री गाइड्स और ट्यूटोरियल्स के लिए समर्पित है, जिससे आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।